अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 120 सेक्शन 25 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी अदर देन एनआरटीपी, टीडीएस और टीसीएस, डिडक्टर, ओआईडीआर, सप्लायर एंड यूएन। क्या मतलब समझते हैं। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन से पर्सन लायबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको छोड़ के। किनको छोड़ के? अदर देन मतलब किनको छोड़ के? एनआरटीपी बात करेंगे बाद में, टीडीएस, टीसीएस जो डिडक्टर होते हैं, और ओडीआर, सप्लायर और यूआईएन को छोड़ के बाकी के लिए लायबल जो होते हैं उनके लिए। फाइल फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 within 30 days from the date on which the person has become liable to be registered under section 22(1) or desire to obtain voluntary registration at least 5 days before the commencement of business in case of the casual taxpayer। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में भी बता रहा हूं। पहले ये समझिए कि आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है जैसे ही आप लायबल होते हैं अंडर सेक्शन 22(1) में, या आप चाहते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो उसके 30 डेज के अंदर में आपने जैसे होगा। वॉलंटरी तो कभी भी कर लीजिए, लेकिन जैसे आप कंपल्सरी की बात करेंगे, जैसे 30 डेज पूरा होता है उसके अंदर में आप उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शुरू होने के पहले 5 डेज पहले आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। किस केस में? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, ये आपके जेहन में एक सवाल कौन रहा होगा। दोस्तों, मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और आपको किसी प्रोडक्ट का एग्जीबिशन लगाना है मुंबई में, मान लिए गोवा में लगा रहे हैं आप, ठीक है। तो वहां पे आपके पास गारमेंट का बिजनेस है और वहां आपको डिस्प्ले करना है, कोई फिल्म फेयर चल रहा है या कोई गारमेंट का चल रहा है, वहां पे आपको डिस्प्ले करने के लिए स्टॉल लगानी है, तो आपको टेम्पोररली वहां के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आप उस स्टेट के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होंगे। जैसे वो इवेंट खत्म हो जाएगा, आपका जीएसटी भी कैंसिल हो जाएगा। मैक्सिमम 90 डेज के लिए होता ही है। तो उस केस में आपको 5 डेज बिफोर आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होने के 5 दिन पहले आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर ये केस है तो ये बात थी। एक तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं और थ्रू फैसिलिटेटर सेंटर के थ्रू कर सकते हैं। डायरेक्टली या किसी तरह का कोई भी करेंगे तो फॉर्म आरजी 2 जाएगा ऑन एक्नॉलेजमेंट। जैसे आपने फाइल किया तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा आपको आरजी 1 जब फाइल करने के बाद। एप्लीकेशन फाउंड इन ऑर्डर, आप सब चीज ओके है तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा विदिन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द आरजी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके बाद। ठीक है। अगर नहीं है तो आपको नोटिस भेजा जाएगा 3 वर्किंग डेज क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक है। अगर इफ रिप्लाइड इन फॉर्म जीएसटीआर 4 विदिन 7 वर्किंग डेज, अगर आप 7 दिनों के अंदर में रिप्लाई दे दिए, सेटिस्फैक्ट्री है, या आपने नहीं दिया तो फिर क्या होगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो दो चीज होगा। इफ नो एक्शन हैज बीन टेकन विद इन 7 डेज वर्किंग डेज देन द एप्लीकेशन इज डीम्ड टू हैव बीन ऑटोमेटिक। अगर आप ऑफिसर ने आपके एप्लीकेशन का कुछ नहीं किया, सेटिस्फैक्ट्री है, कुछ नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आरजीसी की 7 डेज वर्किंग डेज डेट रिसीप्ट ऑफ सम, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेल ग्रांट रजिस्ट्रेशन, वो ग्रांट रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा 7 वर्किंग डेज में, या तो कर सकता है या नहीं तो विद इन इसमें कर देगा। नहीं सेटिस्फाई है तो आपको रिजेक्ट कर देगा आरजी 5 में। अगर आपका फाइल आफ्टर 7 डेज में नहीं किया आपने तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये होल प्रोसीजर है आपको उसको करने के लिए। If no action has been taken within 3 working days from the date of the submission of application, then application of the grant of registration shall be deemed to have been approved। मतलब आप 3 डेज में अगर कुछ ऑफिसर ने नहीं किया तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपको ग्रांट कर देगा। बैंक डिटेल में बी फर्निश्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन बट विद इन 45 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। बैंक डिटेल आपको डालना पड़ेगा
कब के रजिस्ट्रेशन होने के बाद, लेकिन 45 दिनों के भीतर में आप रजिस्ट्रेशन होने के भी अंदर में डाल दीजिए। तो ये बहुत सारे ये हो रहे हैं, लोग इस पे अपने बैंक अपडेट नहीं करवा रहे हैं जीएसटी पे, तो जरूर करा लें। ये आपके रजिस्ट्रेशन होने के 45 डेज के अंदर में, रजिस्ट्रेशन करने के 45 डेज के अंदर में आपको करना होता है। तो ये होल प्रोसीजर है। प्रोसीजर को फिर नटसेल में हम डिस्कस करते हैं। जीएसटीआर 1 में आप अप्लाई करेंगे, जीएसटीआर 2 में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। अगर वो सारा सेटिस्फैक्टरी है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आरईजी 6 में अगर आपका नहीं है या फिर आरईजी 4 में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन आरईजी 5 में। तो ये पूरे होल प्रोसीजर में आपसे डिस्कस किया। दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सिचुएशन, days on which they are liable for registration, time limit for making application. 1. Covered under section 24, कैजुअल टैक्सेशन पर्सन, सिटीएन, नॉन रेजिडेंट पर्सन। जैसे आपको पहले बात किया था ना, एनआरटीपी की बात कर रहे थे, तो ये वाला होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन उसको बोलते हैं। ठीक है। डेट ऑन व्हिच दे आर लायबल, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होते ही वो आपके लायबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अदर केसेस में जो कवर्ड अंडर सेक्शन 24 है, तो ये सारे कमेंसमेंट बिजनेस हो जाते हैं। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन 5 डेज बिफोर आपको कमीशन बिजनेस से कर देना है। रजिस्टर पर रजिस्टर अर्लियर, ये अगर पहले के किसी लॉ में जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी के पहले जैसे वैट था, सेंट्रल एक्साइज था, तो अगर उसमें अगर है तो आपको 30 डेज के अंदर में करना था। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अगर आपने अमलगेशन, डीमर्जर और किसी भी तरह से आपका मर्जर या डीमर्जर हो रहा है, तो डेट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी टू ट्रांसफर ये 30 डेज में होगा। अदर केसेस में डेट ऑफ ट्रांसफर, एनी अदर पर्सन डेट ऑन विच द विच एटीओ 20 लाख 10 लाख, जैसे ही आपका टर्नओवर जो है वो 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख, जो भी लिमिट मैंने बताया था पहले वाला वीडियो में आपने देखा था, उससे एक्सीड करेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। Now we are going to discuss about a special provision relating to the casual taxable person. स्पेशल प्रोविजन सब डिस्कस करने जा रहे हैं किसके रिलेटेड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 27। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी कितने, मैंने बताया था कि ये बहुत कम दिनों के लिए होता है, 90 डेज। अगर एक्सटेंशन मिलेगा तो 90 डेज का और मिल जाएगा। Validity of registration for casual non-resident taxable person shall be for the period specified in the application, but a maximum 90 days. On sufficient cause being shown by the said taxable person, proper officer, proper assessment officer extend the said 90 days period further for, बट 90 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता, यानी कि पूरे आपको 180 दिन तक मैक्सिमम मिल सकता है। एडवांस टैक्स टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने किया कैजुअल का अप्लाई करेंगे तो आपको एस्टिमेटेड बेसिस पे आपका जो भी है वो एडवांस में रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही आपको पे करना पड़ेगा। फिर एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर एक्सटेंशन पीरियड के लिए करना पड़ेगा। कि आपको एक बार इसको रीड कर लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको रीड कीजिए। समझ गए? यानी कि जो आप एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा रहेगा, और जैसे जैसे आपका फाइनल एलआईटी निकलेगी वैसे वैसे वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने ज्यादा जमा किया है तो वो वापस मिल जाएगा आपको, लेकिन आपके केस, इस केस में आपको एडजस्ट ये एडवांस ही देना पड़ता है जो भी आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं तब। अब डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट क्या है इसका,
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में अ पर्सन हु ओकेजनली undertakes transactions involving supply of goods or services or both in course or furtherance of business, whether as a principal, agent or in any other capacity in a state या यूटी where he has no fixed place of business। जैसे मान लीजिए आपने गोवा में जाके अपना वो आपने स्टॉल लगाया है, या कई बार हमारे दिल्ली में ट्रेड फेयर होता है, वहां पे आप स्टॉल लगाते हैं, तो उसमें आपको स्टॉल का बहुत लंबे समय के नहीं होता है, वो हो सकता है 15 डेज 16 डेज या 1 मंथ का होता है मैक्सिमम। तो वहां पे आपका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है, लेकिन उस पीरियड में आप सेल जरूर कर रहे होते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन नॉन रेजिडेंट केस में क्या है, एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ whether as a principal or agent in any manner but who has no fixed place of business or residence in India। एजेंट और प्रिंसिपल तो उसका इंडिया में होता है, लेकिन उसका फिक्स प्लेस नहीं होता है। लेकिन इस केस में कैजुअल के केस में कोई आपका एजेंट की बात नहीं होती है। मेन डिफरेंस ये है। टेक्स्ट ट्रांजेक्शन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है, नो सच रिक्वायरमेंट, किसी कारण से और भी कारण से आप इसमें ले सकते हैं। हैज ए पेन, इनका पैन नंबर होना चाहिए, इनका पैन नंबर कोई जरूरी नहीं है, वो एनआरटीपी विथ पासपोर्ट के साथ इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म RG1 के थ्रू होगा, इनका RG10 के थ्रू होता है। फाइल फॉर्म 1 और 3 भी फाइल करते हैं, ये 3 भी GSTR 5 फाइल करते हैं।